हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार यूनिट 3 को देख रहे हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे MP यूनिवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 31 तक का प्रावधान। आज से हम 32 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 32 यूनिवर्सिटी फंड। तो विश्वविद्यालय एक अलग यूनिवर्सिटी फंड स्थापित करेगा। इसमें केंद्र राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, किराया, ट्रस्ट, वसीयत, दान, एंडोमेंट तथा फीस व अन्य सभी आय शामिल होगी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का एक फंड होगा जो जिसमें इस तरीके से जिस भी प्रकार से इनकम हो रही वो सारे शामिल होगी। यह निधि शेड्यूल्ड बैंक में जमा या इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अनुसार निवेश की जाएगी। या तो शेड्यूल्ड बैंक में जमा करेंगे या फिर इसका इन्वेस्ट करेंगे इस एक्ट के तहत। ट्रस्ट की शर्तों पर इस धारा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। निधि का नियंत्रण एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रहेगा। तो जो ये फंड रहेगा उसका कंट्रोल कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगा। सेक्शन 32 ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी फंड। अब जो यूनिवर्सिटी फंड है उसके किस रूप में यूज होगा, है ना, किस ऑब्जेक्ट के लिए उपयोग होगा? तो विश्वविद्यालय निधि का उपयोग प्राथमिकता क्रम में ऋणों की अदायगी, कॉलेज व विभागों का रखरखाव, ऑडिट व्यय, न्यायालयीन खर्च, वेतन व भत्ते, प्राधिकरणों के भत्ते, छात्रवृत्ति व फेलोशिप तथा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु किया जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक या बजट से बाहर व्यय कार्य परिषद की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है ना। तो जो एक्सेस ले रहे हैं, जो डिसाइडेड अमाउंट है उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो वह एग्जीक्यूटिव काउंसिल की परमिशन लगेगी। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6। तो सेक्शन 34 कोऑर्डिनेशन कमेटी। कोऑर्डिनेशन कमेटी समन्वय समिति में कुलाधिपति। अब इस कमेटी में कौन कौन होगा? तो एक तो कुलाधिपति होगा, कुलपति होगा, रेक्टर होगा, उच्च शिक्षा आयुक्त, विधि वित्त उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, मतलब जो भी विभाग है उसके सचिव आ जाएंगे, राज्यपाल के सचिव, राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल होते हैं। अध्यक्ष, कुलपति और सचिव उच्च शिक्षा विभाग के सचिव होता है। तो यहाँ पे जो कुलपति वो अध्यक्ष होंगे, कुलाधिपति जो है वो अध्यक्ष होंगे और जितने भी उच्च विभाग के सचिव हैं वो इसके सेक्रेटरी होंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी है। प्रारंभिक स्टेट्यूट्स और ऑर्डिनेंस जो है इसी समिति द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेट्यूट्स होगा, परिनियम होंगे और अध्यादेश होंगे वो कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा ही बनाए जाते हैं। यह स्टेट्यूट और ऑर्डिनेंस की समीक्षा, स्वीकृति, अस्वीकृति, शिक्षक विनियम, रिफ्रेशर कोर्स, अंतर विश्वविद्यालय सहयोग व साझा विषयों पर निर्णय करती है। बैठक के भोपाल या कुलाधिपति द्वारा निर्धारित स्थान पर होती है। तो सेक्शन 34 कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 34A सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज। फाउंडेशन कोर्स व अन्य विषयों हेतु केंद्रीय अध्ययन मंडल का गठन किया जाता है। प्रत्येक विश्वविद्यालय से वरिष्ठ शिक्षक, विशेषज्ञ व उच्च शिक्षा आयुक्त का प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति कुलाधिपति करता है। बोर्ड पाठ्यक्रम व पुस्तकों का निर्धारण, अनुवाद, विशेषज्ञ परामर्श व रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। स्वीकृत निर्णय सभी विश्वविद्यालय पर लागू होते हैं तथा कुलाधिपति इनके निर्णयों को निलंबित या संशोधित कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 35 स्टेट्यूट्स। स्टेट्यूट्स में विश्वविद्यालय की संरचना, प्राधिकरणों की शक्तियाँ, पदाधिकारियों की सेवा शर्तें, संकाय, कॉलेज, डिग्री, स्वायत्तता, योग्यता, निधि, प्रकाशन आदि का प्रावधान किया जाता है। तो परिनियम इन सबसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है। अब सेक्शन 36 हाउ स्टेट्यूट्स आर मेड, कैसे बनाए जाते हैं परिनियम? तो प्रारंभिक स्टेट्यूट समन्वय समिति बनाती है। ड्राफ्ट को स्वीकृत या अस्वीकृत पुनर्विचार हेतु लौटाया जा सकता है। संबंधित प्राधिकरणों व एकेडमिक काउंसिल से परामर्श अनिवार्य है। स्टेट्यूट्स अधिसूचित तिथि से लागू होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पहले वाले होते हैं वो कौन बनाता है? कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाता है स्टेट्यूट्स। सेक्शन 37 ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस प्रवेश परीक्षा शुल्क,
अनुशासन, छात्रावास, शिक्षकों के कर्तव्य तथा छात्र संघ को नियंत्रित करते हैं। शिक्षक वेतन सेक्शन 50 के अधीन रहेगा, है ना। ये सेक्शन 38 हाउ ऑर्डिनेंस आर मेड, कैसे बनाए जाएंगे ऑर्डिनेंस, अध्यादेश कैसे बनाएंगे, तो कार्य परिषद द्वारा बनाए जाते हैं और समन्वय समिति की स्वीकृति के बाद ही प्रभावी होते हैं। जो फर्स्ट वाले होते हैं कोऑर्डिनेशन वाले होते हैं द्वारा बनाए जाते हैं, उसके बाद जो बनाए जाएंगे वो कार्य परिषद द्वारा बनाया जा रहा है। सेक्शन 39 प्रोसीजर रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस, प्रवेश परीक्षा व शिक्षकों की योग्यता से संबंधित। अब ये जो परीक्षा शिक्षकों की योग्यता संबंधी ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट एकेडमिक काउंसिल द्वारा तैयार किया जाएगा। यदि कार्य परिषद ड्राफ्ट अस्वीकार करे तो एकेडमिक काउंसिल समन्वय समिति में अपील कर सकती है। सेक्शन 40 रेगुलेशन से रिलेटेड है। विश्वविद्यालय के प्राधिकरण अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली, कोरम व प्रक्रिया हेतु रेगुलेशन बना सकते हैं। बैठक की सूचना व कार्यवृत्त अनिवार्य होंगे। कार्य परिषद कोड को छोड़कर रेगुलेशंस को संशोधित या निरस्त कर सकती है तथा अपील समन्वय समिति में की जा सकती है। स्टेट्यूट्स ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन में अंतर देख लेते हैं। स्टेट्यूट्स विश्वविद्यालय का मूल ढांचा तय करते हैं, जबकि ऑर्डिनेंस विश्वविद्यालय के दैनिक शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य से प्रवेश परीक्षा शुल्क को नियंत्रित करते हैं। रेगुलेशन केवल प्राधिकरणों की आंतरिक कार्यप्रणाली व बैठक प्रक्रियाओं से संबंधित होती है। फिर इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय की संरचना, प्राधिकरणों की शक्तियाँ, पदाधिकारियों की सेवा शर्तें, संकाय, कॉलेज, डिग्री और निधि जैसे मूल बातें तय करती, जबकि ऑर्डिनेंस छात्रों व शिक्षकों से जुड़े व्यवहारिक नियम बनाए जाते हैं और रेगुलेशन में यह बताया जाता है कि बैठक कैसे होगी और कोरम कितना होगा। फिर इंस्टीट्यूट बनाने की प्रक्रिया अधिक औपचारिक और उच्च स्तर की होती है, क्योंकि इन्हें प्रारंभ में समन्वय समिति बनाती है और परामर्श के बाद लागू किया जाता है, जबकि ऑर्डिनेंस कार्य परिषद द्वारा बनाए जाते हैं और रेगुलेशन संबंधित प्राधिकरण स्वयं बनाते हैं। इंस्टीट्यूट्स पूरे विश्वविद्यालय की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जबकि ऑर्डिनेंस मुख्यतः छात्र और शिक्षकों और पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों को प्रभावित करते हैं। रेगुलेशन केवल प्रशासनिक कामकाज को सुव्यवस्थित करते हैं। इंस्टीट्यूट्स का प्रभाव दीर्घकालीन और संरचनात्मक होता है, जबकि ऑर्डिनेंस का प्रभाव संचालनात्मक ऑपरेशनल होता है और रेगुलेशंस का प्रभाव प्रक्रियात्मक होता है। इंस्टीट्यूट्स विश्वविद्यालय का संविधान जैसे होते हैं, ऑर्डिनेंस विश्वविद्यालय के कानून जैसे होते हैं और रेगुलेशन कार्यालयी नियमावली जैसे होते हैं। चलिए नेक्स्ट है चैप्टर 7 रेसिडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, एनरोलमेंट एंड डिग्रीज। सेक्शन 41 रेसिडेंस ऑफ स्टूडेंट। तो विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र का निवास अनिवार्य है, जो विश्वविद्यालय हॉल, हॉस्टल या इंस्टीट्यूट या ऑर्डिनेंस द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अन्य स्थान पर हो सकता है। सेक्शन 42 हॉस्टल। तो विश्वविद्यालय के बाहर संचालित हॉस्टलों को कार्य परिषद ऑर्डिनेंस की शर्तों पर मान्यता दे सकती है। मतलब यूनिवर्सिटी के बाहर भी हॉस्टल में को उनके लिए ऑर्डिनेंस बनाए जा सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल की शर्तों के अनुसार। वार्डन की नियुक्ति इंस्टीट्यूट के अनुसार होगी। निवास की शर्तें ऑर्डिनेंस में होगी और हॉस्टल का निरीक्षण विश्वविद्यालय अधिकारी करेंगे। उल्लंघन पर कार्य परिषद सुनवाई के बाद मान्यता निलंबित या रद्द कर सकती है। सेक्शन 43 एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स। प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण करना और अन्य योग्यता आवश्यक है। उच्च शिक्षा आयुक्त की स्वीकृति से अन्य विश्वविद्यालयों की डिग्री समकक्ष मानी जा सकती है। सामान्यतः डिग्री पाठ्यक्रम के लिए कॉलेज या विभाग में नामांकन आवश्यक है, पर गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्यिक, गृह विज्ञान तथा महिला विधि छात्रों के लिए विशेष अपवाद है। कॉलेज और विभाग में नामांकित न होने वाले छात्र को नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट माने जाते हैं। सेक्शन 44 अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जामिनर। परीक्षा के मॉडरेटर की नियुक्ति कुलपति द्वारा समिति की सलाह से की जाती है। आपात स्थिति में कुलपति नया परीक्षक नियुक्त कर सकता है। यहाँ
एग्जामिनर की अपॉइंटमेंट सेक्शन 44 में दी गई। सेक्शन 45 रिपोर्ट्स एंड इंस्पेक्शन ऑफ कॉलेजों को कार्य परिषद द्वारा मांगी गई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। कार्य परिषद अधिकृत व्यक्तियों से कॉलेजों का निरीक्षण करा सकती है तथा सुधारात्मक कार्रवाई हेतु निर्देश दे सकती है। सेक्शन 46 रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स विश्वविद्यालय के स्नातक निर्धारित शुल्क देकर रजिस्टर्ड ग्रेजुएट बन सकते हैं। अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों के 3 वर्ष पुराने स्नातक क्षेत्राधिकार में निवास पर पात्र है। एक व्यक्ति एक से अधिक विश्वविद्यालय में पंजीकृत नहीं रह सकता। 6 माह में एक का चयन करना होगा। आवश्यक होने पर कुलाधिपति यह अवधि बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 8 ऑडिट सेक्शन 47 एनुअल रिपोर्ट यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद के निर्देशन में तैयार की जाती है ना। तो ये जो एनुअल रिपोर्ट है कार्य परिषद जो है उसके निर्देशन में की जाएगी और इंस्टीट्यूट्स में निर्धारित समय के भीतर कोर्ट को प्रस्तुत की जाती है। कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में इस पर विचार कर प्रस्ताव पारित कर सकती है। 1991 के संशोधन के अनुसार विचार के बाद यह रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाती है और राज्य सरकार इसे विधानसभा के पटल पर रखती है। सेक्शन 48 ऑडिट ऑफ अकाउंट्स विश्वविद्यालय के खातों का कम से कम वर्ष में एक बार अधिकतम 15 माह के अंतराल पर राज्य के लोकल फंड अकाउंट्स परीक्षक द्वारा ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट व ऑडिट किए गए खाते कार्य परिषद द्वारा कोर्ट, उच्च शिक्षा आयुक्त तथा राज्य सरकार को भेजे जाएंगे और राज्य सरकार इन्हें विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट टू टीचिंग पोस्ट। सेक्शन 49 अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर या अन्य शिक्षण पद पर नियुक्ति केवल विधिवत गठित चयन समिति की संस्तुति पर होगी। आपात स्थिति में 6 माह से कम अवधि हेतु कार्य परिषद अस्थायी नियुक्ति कर सकते हैं। सिलेक्शन कमेटी में चयन समिति में कौन कौन होगा? कुलपति अध्यक्ष होता है तथा कुलाधिपति द्वारा नामित बाह्य विषय विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। कुलाधिपति द्वारा नामित एक या अधिक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालय से संबद्ध न हो, है ना। तो यहाँ पे ये बोला अध्यक्ष कुलपति हो जाएंगे। अब कुलाधिपति जो चांसलर है वो बाह्य विषय विशेषज्ञ एक्सपर्ट को बाहर से किसी सदस्य को नॉमिनेट करेगा और जो नामित व्यक्ति एक या अधिक व्यक्ति जो भी है वो विश्वविद्यालय से या कॉलेज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। संबंधित विषय के 3 विशेषज्ञ जिन्हें कुलाधिपति द्वारा अकादमिक परिषद एकेडमिक काउंसिल द्वारा सुझाए गए पैनल में से नामित किया जाता है। तो यहाँ पे भी फिर 3 विशेषज्ञ और अपॉइंट किए जाएंगे संबंधित विषय से, जो कि चांसलर क्या करेंगे, एकेडमिक काउंसिल ने जो पैनल बनाई है में सुझाए हैं जिस पैनल में उसमें से नामित करेंगे, जिनमें से कम एक ST SC OBC के वर्ग का होगा। संबंधित विषय के विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के अध्यक्ष यदि पद रिक्त न हो। समिति मेरिट के आधार पर नामों की अनुशंसा करती है और कार्य परिषद उसी क्रम में नियुक्ति करती है। UGC भारत सरकार की योजनाओं के अनुसार पात्र शिक्षकों को चयन समिति की संस्तुति पर पदोन्नति दी जा सकती है, जिससे सीधी भर्ती के पद प्रभावित नहीं होते हैं और पद अपग्रेडेशन के रूप में अस्थायी रूप से सृजित होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 50 सैलरीज ऑफ टीचर्स। तो शिक्षकों का वेतन कार्य परिषद द्वारा ऑर्डिनेंस के माध्यम से निर्धारित किया जाता है तथा इसके लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो ये सेक्शन 50 में सैलरी टीचर्स की सैलरी बोला गया है और ये भी ऑर्डिनेंस के माध्यम से कार्य परिषद बनाएगी, है ना, पर लेकिन राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन सेक्शन 51 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एज्यूम फाइनेंशियल कंट्रोल।
यदि राज्य सरकार को लगे कि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति असुरक्षित हो गई है तो वह अधिसूचना द्वारा उसका वित्तीय नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। कौन स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि जो यूनिवर्सिटी उसकी वित्तीय स्थिति अब सुरक्षित नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, वित्तीय नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा। यह नियंत्रण पहले 1 वर्ष तक रहता है, इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि में बजट की स्वीकृति सभी वित्तीय प्रस्ताव वेतनमान व भत्तों में संशोधन राज्य सरकार की अनुमति से होंगे। सरकार वेतन भत्ते घटा सकती है, कर्मचारियों की संख्या कम कर सकती है तथा अन्य वित्तीय बोझ कम करने के उपाय निर्देशित कर सकती है। सरकार के निर्देश सभी विश्वविद्यालय अधिकारियों पर बाध्यकारी होंगे और उल्लंघन पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तय होगा। सेक्शन 52 मॉडिफाइड एप्लीकेशन ऑफ एक्ट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। जब विश्वविद्यालय का सामान्य प्रशासन अधिनियम के अनुसार चलाना संभव न हो तब राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अधिनियम को तृतीय अनुसूची के अनुसार संशोधित रूप में लागू कर सकती है। इसकी अवधि अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकती है। इस स्थिति में नया कुलपति नियुक्त किया जाता है, वर्तमान कुलपति को पद छोड़ना होता है तथा कोर्ट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल भंग हो जाती है। कुलपति अस्थायी रूप से सभी संस्थाओं की शक्तियों का प्रयोग करता है और संकट समाप्त होने पर सामान्य व्यवस्था बहाल की जाती है। नेक्स्ट है सेक्शन 53 इफेक्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ नोटिफिकेशन। अधिसूचना की अवधि समाप्त होने पर संशोधित प्रावधान समाप्त हो जाते हैं और मूल अधिनियम पुनः लागू हो जाते हैं। संशोधित अधिनियम के अंतर्गत किए गए सभी कार्य वैध रहते हैं। पहले से उत्पन्न अधिकार, दायित्व एवं उत्तरदायित्व सुरक्षित रहते हैं तथा कानूनी कार्रवाइयाँ ऐसी जारी रहती है जिससे संशोधन समाप्त न हुआ हो। यह कानूनी शून्यता से बचाव और प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कंसल्टेटिव कमेटी। सेक्शन 54 स्टेट लेवल स्टूडेंट कंसल्टेटिव कमेटी, छात्र परामर्श समिति। यह धारा राज्य स्तरीय छात्र परामर्श समिति के गठन का प्रावधान करती है ताकि उच्च शिक्षा प्रशासन एवं छात्र कल्याण संबंधी मामलों में छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो राज्य स्तरीय एक छात्र परामर्श समिति गठन होगा जिसमें उच्च शिक्षा प्रशासन और छात्र कल्याण संबंधी मामलों के लिए छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। समिति में प्रत्येक विश्वविद्यालय से छात्र प्रतिनिधि, 2 कुलपति, 2 कुलसचिव, छात्र कल्याण प्रभारी अधिकारी तथा उच्च शिक्षा विभाग का एक अधिकारी शामिल होते हैं जिसे संयोजक बनाया जाता है। यदि मेडिकल या इंजीनियरिंग छात्रों का प्रतिनिधित्व न हो तो राज्य सरकार नामांकन करती है तथा कम से कम 2 छात्राओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। समिति प्रत्येक बैठक के लिए स्वयं अध्यक्ष चुनती है तथा इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समिति उच्च शिक्षा की नीति, पाठ्यक्रम, परीक्षाएं, सहपाठ्य गतिविधियां, छात्र कल्याण, स्वास्थ्य सेवा, अनुशासन, सामाजिक सेवा आदि विषयों पर चर्चा एवं सिफारिश कर सकती है। यह छात्रों के लिए आचार संहिता बना सकती है, शिक्षक छात्र संबंध सुधारने के उपाय सुझा सकती है तथा छात्र प्रशासन विवादों के समाधान के लिए सुझाव दे सकती है। समिति अपनी सिफारिशें विश्वविद्यालय को विचार हेतु भेजती है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।